अच्छा, कनेक्ट हो गए हैं उस ग्रुप हाँ मैं से। लेफ्ट हो गया क्योंकि मोबाइल में मेरा स्टोरेज कम अब से। हाँ तो सर आवाज उसमें क्या स्लो हो आ रही रहा है। था, आवाज वॉल्यूम तो ठीक है मुझे हाँ जी लगता सर, है। आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। और आवाज क्लियर है ना? जी जी सर। सर आवाज क्लियर है। हाँ तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी से शुरू हो गई है रिकॉर्डिंग। तो हम लोग मैं शेयर करूंगा उसी ग्रुप में, मुझे आप लोग जरा बल्कि ये कर दीजिए, हैं ऐड कर दीजिए। सर ज्वाइन कर या तो देंगे आपको सर। पर्सनल, हाँ ज्वाइन करा सर ऊपर दीजिए या लिंक सर पिन आपको फिर। मैं करा कल दिया सारा सर। असाइनमेंट का क्वेश्चन सेंड की थी। हाँ हाँ असाइनमेंट का क्वेश्चन मेरे पास है, आप लोगों ने जो भेजा है ना, जी सर। वो क्वेश्चन मेरे पास है, उसी को बेस करके ना मैं पीडीएफ बना करके आप लोगों के पास सेंड करूंगा है। जी सर। तो जी सर। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोग का भाषा और संप्रेषण, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोगों का जो क्लास है कोशिश करूंगा मैं करीब करीब 10:30 तक है, 10:30 तक क्लास को खींचेंगे। जी उसके सर। बाद उसके बाद एंड करेंगे क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है, वहां भी ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आप लोगों का भाषा और संदेशन। तो भाषा क्या है हम लोगों को पता चल गया कि भाषा हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और वो महज एक सशक्त माध्यम ही नहीं बल्कि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। या यूं कहें कि भाषा जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को सुंदरमय बनाने का एक उचित समुचित माध्यम है। तो जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर डिटेल में, तो क्योंकि आज तीसरा दिन है, कल डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा, परसों क्लास हो नहीं पाई, तो देखेंगे आगे एक्स्ट्रा क्लास कोई से लेंगे। लेकिन फिर भी केवल सरसरी निगाह हम लोग डाल सकते हैं इन विषयों पर, पूरे डिटेल में नहीं जा सकते। और क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ में तो भेज ही दूंगा, तो बस आप लोग को समझना है विषय को, और फिर नोट्स आप लोगों को खुद को तैयार करना होगा। तो जो पहली इकाई है आप लोगों का भाषा और संप्रेषण, तो इसके तहत हम लोगों को देखना होगा कि आखिर भाषा है और उसका संप्रेषण किस तरह से होता है। भाषा का संप्रेषण, तो संप्रेषण का मतलब यह होता है कि कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। भाषा एक जगह से दूसरी जगह तक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है। हम लोगों ने तो कह दिया कि भाषा हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, वो तो खुद एक माध्यम है, लेकिन वह दूसरों तक पहुंचती कैसी है, ये हम लोगों को जानना है। तो संप्रेषण क्या है, देखेंगे कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन क्या है। हेलो। तो सुप्रभात सर। संप्रेषण एक परस्पर प्रक्रिया है। लोकेश, सुप्रभात सुप्रभात जी। तो एक परस्पर प्रक्रिया, जैसा कि हम कुछ कहते हैं, जैसा कि मैं जी, आवाज आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। सर हेलो। किस पे क्लास चल रही है सर, कौन से टॉपिक पे? संप्रेषण। हाँ जी, संप्रेषण, भाषा और संप्रेषण पहला पॉइंट, भाषा और संप्रेषण। क्योंकि कल हम लोग भाषा और भाषा विज्ञान पर कुछ चर्चाएं की हैं, तो आज संप्रेषण पर चर्चा करेंगे, फिर भारतीय भाषा विज्ञान को लेकर भारतीय चिंतन, फिर भाषा विज्ञान को लेकर पाश्चात्य चिंतन, इन सभी विषयों पर संक्षेप में दृष्टिपात करेंगे। तो एक आवाज आ रही है आप लोगों की तरफ से, देखिए कहीं से। हाँ बल्कि म्यूट कर लीजिए, जरूरत पड़ी तो आप लोग अनम्यूट करके कुछ जो भी सवाल करना होगा आप लोगों को, या जो भी आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, आप लोग बताइएगा मुझे। और कोई एक, आप लोग जहां से कोई डिस्टरबेंस ना हो आप लोगों के घर में या जहां भी, तो एक कोई अनम्यूट भी रह सकती हैं कुछ बताने के लिए, मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं, या मैं कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। इस तरह की बातों के लिए आप लोग कोई एक, हाँ।
तो संप्रेषण एक जो पारस जी सर इसमें जो मेन पॉइंट है थोड़ा थोड़ा बुला देंगे, मेन अब पॉइंट बुला सिर्फ। देंगे। लिखवाने की बात कर रही हैं? जी सर, खाली मेन पॉइंट और कुछ नहीं। नहीं, मेन मेन पॉइंट आप लोगों के पास किताब होगी ना? जी सर, है किताब। हाँ, किताबों में जो हेडिंग में लिखा हुआ है प्रत्येक इकाई में मेन पॉइंट वही है। जैसे कि भाषा और संप्रेषण, फिर भाषा विज्ञानों को लेकर पाश्चात्य चिंतन, भारतीय चिंतन, और उसके बाद और फिर आ जाएगा आप लोगों का ये मनोभाषा विज्ञान, और उसके बाद शैली भाषा विज्ञान, उसके बाद संरचनात्मक भाषा विज्ञान। तरह तरह ये जो जितने सारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स की चिंता आप लोग मत कीजिए। यदि आप लोगों के पास किताब है तो फिलहाल उन किताबों को आप लोग पढ़िए, और प्रत्येक पॉइंट्स पर मैं अच्छे से नोट्स बनाकर आप लोगों को भेजूंगा, क्योंकि किताब जी में तो सर। बहुत सारी बातें हैं। सिलेक्टेड बातें मैं ऑनलाइन सर्च करके या किताबों से कहीं से भी जुगाड़ करके आप लोगों को भेजूंगा, ताकि वो आप लोगों के एग्जाम के लिए वो काम आ सके। तो संप्रेषण एक पारस्परिक प्रक्रिया है। जैसा कि भाषा का संप्रेषण कैसे होता है मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि मैं यहाँ हूं भुक्ता में, मैं यहाँ से आप लोगों को टीचिंग दे रहा हूं, मेरे मन की जो बात है आप लोगों तक पहुंच रही है। आप लोग दूर दराज क्षेत्र में हैं, तो ये जनसंचार के माध्यम से, मास कम्युनिकेशन के माध्यम से मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। तो मेरी बात या मेरी फीलिंग्स या मेरे थॉट जो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये संप्रेषण है। संप्रेषित हो रहा है आप लोगों तक, कम्युनिकेट हो रहा है। आप लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन, भावों का आदान प्रदान, यही क्या है? संप्रेषण है। दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहण करता है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। ये क्या है? संप्रेषण। तो ये संप्रेषण, भाषा का संप्रेषण, या संसार में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों का संप्रेषण, उनकी भावनाओं का संप्रेषण कैसे होता है? संप्रेषण हर जीवित प्राणी का एक गुण धर्म है। संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी में संप्रेषण होता है। हर कोई प्राणी, चींटी से लेकर के हाथी तक, एक छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक संप्रेषण होता है। वो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। तो चींटियां क्या करती हैं? गंध द्वारा अपने समाज के अन्य प्राणियों को शिकार या खाद्य पदार्थ या शत्रु का संदेश दे देती हैं। एक गंध, चींटियां क्या करती हैं? वो लोग सुगंध को तुरंत जान, कहीं शक्कर रख देते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है। गुड़ कहीं रख दो, पता चल जाएगा, क्योंकि गंध के द्वारा वो अपने भावों का आदान प्रदान, तो उनका संप्रेषण उस तरह से होता है। मधुमक्खियां क्या करती हैं? अपने साथियों को नाच द्वारा, जब भी कोई चीज उनको पता चलती है वो लोग क्या करती हैं? नाचने लगती हैं। मधुमक्खियां कुछ गुनगुनाने लगती हैं, कुछ करती हैं, और एक दूसरे को बात पता चल जाती है। घोड़ा, कुत्ता आदि जानवर ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। कोई चीज पता चलती है उनको, कुछ होता है, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई और जानवर हो। किसी को, गाय को मान लो भूख लगेगी, गाय आवाज करने लगती है, रंभाने लगती है। बछड़े को उसको दूध पिलाना होता है, बच्चे को बुलाती है, रंभाती है। तो इस तरह से समस्त प्राणी किसी न किसी तरह से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वही संप्रेषण। लेकिन इनका संप्रेषण तथ्य, परिवेश तथा काल की दृष्टि से अति सीमित है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपनी मौखिक या लिखित भाषा है, और वह अपनी भाषा के द्वारा संप्रेषित होता है या फिर संप्रेषण करता है। तो मानवों के संप्रेषण का एक अन्य आयाम स्थानापन्न संप्रेषण है। स्थान के अनुसार मूक बधिर व्यक्तियों की संकेत भाषा होती है। व्यापारी आदि की गुप्त भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज आदि कई तरह की भाषाएं होती हैं। तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्यों में भी हर किसी की जुबान नहीं हुआ करती। एक मूक है, मान लो वो बोल नहीं पाता,
वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति संकेत के माध्यम से करता है। सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल वह करता है। कोई व्यापारी है, कोई गुप्तचर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सीक्रेट लैंग्वेज या कोड लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से अपने तरीके से भाषा संप्रेषित करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि संप्रेषण का स्वरूप क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो उसका स्वरूप क्या। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के कई ढंग हैं, कई तरीके हैं, और एक पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक जिनका नाम है फ्रेडरिक विलियम्स, एक लिंग्विस्ट कहते हैं कि निम्नलिखित 5 दृष्टियों से हम संप्रेषण का अध्ययन कर सकते हैं। जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसको हम 5 तरीकों से समझ सकते हैं। तो संप्रेषण व्यवस्था का सबसे प्रमुख उपभोक्ता मनुष्य है। जो उपभोक्ता है, जो रिटेलर है, जो उसको यूज करता है, संप्रेषण का सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा अप्लाई मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य एक संस्कृति संपन्न प्राणी है। उसके पास अपनी भाषा है, उसके पास अपनी सभ्यता है, उसके पास अपनी संस्कृति है। इसलिए मनुष्य संप्रेषण का सबसे ज्यादा प्रयोग अपने जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो, उसमें करता है। तो हम संप्रेषण के सामाजिक संदर्भों की चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण यानी कि खुद जो चिंतन करते हैं, अपने आप किसी बात को सोचते हैं, अपनी भावनाओं की हम लोग खुद आलोचना करते हैं या उस पर हम चिंतन मनन करते हैं। व्यक्ति सह संप्रेषण, बातचीत करते हैं। समूह, संगठन तथा सार्वजनिक स्तर पर हम लोग संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। तो हम संप्रेषण के प्रकारों और प्रभाव की चर्चा भी अपने जीवन में करते रहते हैं कि संप्रेषण किस तरह से कई मनोरंजन का साधन बनता है, तो कभी ज्ञानवर्धन का साधन बनता है। क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, भाषा को न केवल समृद्ध करता है बल्कि अपने ज्ञानवर्धन, अपने मनोरंजन की सामग्री भी जुटाता है। संप्रेषण की वस्तु क्या है, यह चर्चा का विषय है। संप्रेषण संदेश का केंद्र बिंदु है। जैसे कि हम संदेश कुछ भेजते हैं, कोई मैसेज करना होता है, चाहे ऑडियो मैसेज करें, चाहे वीडियो मैसेज करें, चाहे रिटिन कोई मैसेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कोई मैसेज करते हैं, संदेश भेजते हैं, संप्रेषण के द्वारा ही वह हमारा मैसेज आप लोगों तक पहुंच पाता है। तो स्रोत, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता आदि दृष्टियों से जब हम कोई कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण जब होता है, तो एक तो वक्ता होता है। जैसा कि अभी मान लीजिए मैं वक्ता हूं, एक माध्यम की जरूरत होती है। मेरा संदेश, मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है एक माध्यम के जरिए, और वह माध्यम है गूगल मीट। गूगल मीट के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग श्रोता हैं, सुन रहे हैं, श्रोता हैं आप लोग। तो संप्रेषण में 3 बातें देखिए, वक्ता, माध्यम और श्रोता। एक वक्ता है जो बोल रहा है, और उस वक्ता की बात आप लोगों तक पहुंच रही है माध्यम के जरिए, और वह माध्यम है गूगल मीट। यहां वह माध्यम बन गया, और फिर श्रोता, आप लोग श्रोता हैं जिसको सुन रहे हैं। तो इस तरह से संप्रेषण जो है 3 माध्यमों से या 3 जरिए से एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। यदि क्लासरूम टीचिंग की बात करें, क्लास श्रेणी कक्षा में यदि कोई पाठ्यक्रम चल रहा है, टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ माध्यम की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बीच में जो माध्यम है
वो केवल भाषा है, कोई मास कम्युनिकेशन, कोई और कोई कम्युनिकेशन, न तो कोई मोबाइल की जरूरत है, न कोई टेलीविजन की जरूरत है, न दूर और किसी चीज की जरूरत है, न तो गूगल मीट की, न तो जूम क्लाउड मीटिंग की। डायरेक्ट एक व्यक्ति की बात दूसरों तक डायरेक्ट फेस टू फेस पहुंच रही है। तो वक्ता और श्रोता संदेश संप्रेषण के लिए संप्रेषण भाषा का उपयोग करते हैं। संप्रेषण के इन आयामों की विशिष्ट चर्चा 3 विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में भी होती है। अब देखेंगे कि जो संप्रेषण है उसका 3 पक्ष क्या है, किन 3 पक्षों से होकर वह भाषा, वह संप्रेषण एक दूसरे तक पहुंचती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि भाषिक पक्ष। संप्रेषण के 3 पक्ष हैं, एक भाषिक पक्ष, नंबर 2 भौतिक पक्ष और नंबर 3 सामाजिक पक्ष। तो भाषिक पक्ष क्या है कि भाषा के द्वारा हम संप्रेषित होते हैं या संप्रेषण को आकार देते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि आमने सामने कहीं वार्तालाप होता है, हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं। क्लासरूम में टीचर अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से संप्रेषण है, भाषिक संप्रेषण। एक भाषिक पक्ष है कि भाषा ही वहां काम करती है। भाषा के माध्यम से ही एक टीचर अपने मन की बात या अपना ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। अब देखते हैं भौतिक पक्ष उसका क्या है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का जो भौतिक पक्ष है वह यह है कि जैसे कि भौतिक, वैज्ञानिक, जैसे कि यहां मैं बैठा हुआ हूं, आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो बीच में मोबाइल काम कर रहा है। मोबाइल है, मोबाइल एक भौतिक वस्तु है, विज्ञान की वस्तु है। वैज्ञानिक तकनीकी से, विज्ञान तथा तकनीकी कौशल से ये मोबाइल तैयार हुआ है। तो यहाँ पे ये जो भौतिक पक्ष है कि मैं अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, माध्यम क्या है, भौतिक वस्तु, मोबाइल या फिर गूगल मीट, ये उसका भौतिक पक्ष है। और एक होता है सामाजिक पक्ष, समाज। तो संप्रेषण सामाजिक तौर पर भी होता है। वो क्या है, कहीं भाषण हो रहा है, कहीं सभा हो रही है, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो वहां वक्ता जो है श्रोताओं तक, जो भी वहां श्रोता हैं उन श्रोताओं तक वो क्या करता है, एक वक्ता अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने वक्तव्य को उन श्रोताओं तक पहुंचाता है। तो वहां क्या है, वह सामाजिक पक्ष बन जाता है। सामाजिक पक्ष, सामाजिकता वहां पे आ जाती है कि एक व्यक्ति की बात को वहां पे क्या करते हैं, अनेक लोग बिल्कुल आमने सामने, एक सभा में, एक कार्यक्रम में, चाहे कोई भी कार्यक्रम, एनुअल फंक्शन हो, कोई हॉल में कोई मीटिंग हो, कहीं भी कुछ हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सामाजिक लोग, पूरा एक मास, एक जन समूह उस बात को क्या करता है, सुनता है। तो ये संप्रेषण के प्रमुख 3 पक्ष हैं। एक है हम लोगों के लिए भाषिक पक्ष, नंबर 2 में भौतिक पक्ष और नंबर 3 में जो है वो है सामाजिक पक्ष। तो ये संप्रेषण है। संप्रेषण को आप लोग समझ रहे हो, ये कम्युनिकेशन है। संप्रेषण का मतलब है एक व्यक्ति के मन की बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचना, ये संप्रेषण है। तो तकनीकी पक्ष, जो टेक्नोलॉजी है आज के युग में, क्योंकि आज के युग को हम 21वीं सदी को क्या कहते हैं, सूचना एवं क्रांति का युग, सूचना क्रांति का युग, आज विज्ञान का युग, आज सूचना, जिस तरह से इंफॉर्मेशन इतनी तगड़ी हो गई है, आज मीडिया इतनी मजबूत हो गई है
कि हर काम तकनीकी कौशल से हो रहा है। यदि ये तकनीक ना होती, यदि ये गूगल मीट ना होता, तो आज हम लोग घर बैठे क्लास नहीं कर पाते, ऑनलाइन क्लास संभव नहीं हो पाती। तो ये कुछ संप्रेषण के कुछ तकनीकी पक्ष हुआ करते हैं, जैसे कि किसी बात को कोड करना, डिकोड करना, एनकोडिंग करना, किसी बात को संकेत के माध्यम से बताना। तो ये तकनीकी कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए, टेलीविज़न के जरिए या आकाशवाणी, रेडियो के जरिए जब हम संप्रेषण को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं, भाषा बोलते समय हमारे मन में जो विचार उठते हैं वह संप्रेषणीय संदेश हुआ करते हैं। तो ये जो तकनीकी पक्ष आ गया, जो आज हम लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम भाषा को लिपिबद्ध कर रहे हैं। पहले जब कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर जब नहीं था, तब क्या करते थे लोग, लिखित रूप से हस्तलिखित प्रतियां ही हुआ करती थीं। जब तकनीक आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसको हम लोगों ने टाइप करना शुरू किया। फिर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटिंग हो गई, वो सुरक्षित हो गई। तो कंप्यूटिंग करते समय किसी चीज़ को कंप्यूटराइज जब हम लोग करते हैं तो सुरक्षित भी हो जाती है वो, और फिर अत्यंत सुंदर और सुगठित भी हो जाती है। तो ये तकनीकी पक्ष है संप्रेषण का, कि हम तकनीक कौशल के जरिए संप्रेषणीयता को किस तरह से और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो ये संप्रेषण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य फिर आएंगे। तो संप्रेषण का एक पक्ष है, मैंने जैसे कि बताया सामाजिक पक्ष भी है, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जनजातियों की भाषाएं अविकसित होती हैं। जो जनजाति है, तो जनजातीय भाषा, ट्राइबल जो लोग होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो अविकसित, उतनी विकसित नहीं होती। जैसा कि संथाली है, जैसा कि डोंगी है, जैसा कि और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो आदिवासियों द्वारा बोली जाती हैं। जैसे कि और तरह के लोग, आदिवासी लोग जो भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा अविकसित है, उनकी भाषा अलिखित है, लिपिबद्ध नहीं हो सकती वो भाषा, केवल मौखिक भाषाएं हैं। तो केवल समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में आती हैं ऐसी भाषाएं। उन भाषा, जैसे कि हमारी एक भाषा है लरिया भाषा, छत्तीसगढ़ी की एक उपबोली है लरिया। इस लरिया भाषा को जब हम लोग लिपिबद्ध करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, क्योंकि ये अविकसित भाषा है। संबलपुरी भाषा को हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संबलपुरी उड़िया की एक बोली है और क्योंकि वो उन्नत है, परिमार्जित है, लेकिन लरिया उतनी उन्नत एवं परिमार्जित भाषा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो और ऐसी अविकसित भाषाएं हैं जो जनजाति के लोगों द्वारा, ट्राइबल मास द्वारा, ट्राइबल कास्ट के लोगों के द्वारा जो बोली जाती हैं, उन भाषाओं को केवल हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर उनके समाज में ही वह भाषा प्रचलित है, उसको हम मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा नहीं कह सकते। तो आज की तारीख में जो संप्रेषण है, वो संप्रेषण बढ़ता ही जा रहा है, उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सूचना का समाज है आज का, सूचना क्रांति का युग है, और इस सूचना क्रांति के युग में भाषा संप्रेषण दिन ब दिन और स्प्रेड हो रहा है, और ज़्यादा सहूलत हो रही है। इंटरनेट आ गया, मोबाइल का ज़माना आ गया, आज हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। आज हम, कोई प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में रहकर उड़ीसा में कोई कार्यक्रम होता है, कोई उद्घाटन करते हैं, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोगों को संबोधित करते हैं। विदेशों में आज हम लोग इंटरनेशनल वेबिनार करा रहे हैं। कोई जापान में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई जर्मनी में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति
इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में शामिल हो पा रहा है संचार क्रांति के जरिए। तो संचार एक कम्युनिकेशन, संचार क्रांति, दूर संचार आ गया। दूर संचार में टेली कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, टेलीफोन है, टेलेक्स है, टेलीप्रिंटर है, ये दूर संचार। एक दूर दराज के लोगों की बात हम लोग आसानी से सुन पा रहे हैं टेलीफोन के जरिए, टेलेक्स के जरिए, टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर वहां से कोई कुछ कहता है या कुछ कहता है या प्रिंट निकल जाता है उसका, टेलीप्रिंटर। ये सब क्या है, दूर संचार के अंग हैं। फिर जन संचार, तो मास कम्युनिकेशन, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मास कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है। गूगल मीट एक मास कम्युनिकेशन है, जूम क्लाउड मीटिंग, सिस्को वेबएक्स मीटिंग, ये सब क्या है, जन संचार के माध्यम हैं। तो आज जन संचार, मास कम्युनिकेशन इतना मजबूत स्थिति में है कि हम भाषा को संप्रेषित कर पा रहे हैं। तो मास कम्युनिकेशन के माध्यम क्या क्या है, रेडियो है, टेलीविजन है और न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और ऑडियो विजुअल मीडिया। ये जो प्रिंट मीडिया है हमारे पास लिखित माध्यम के रूप में है, हम न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं घर बैठे। और फिर रेडियो और टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब के जो सब है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आए दिन हम उनसे संप्रेषित हो रहे हैं। तो इस तरह से संप्रेषण है, वह संप्रेषण भाषा को और मजबूत करता है। और भाषा संप्रेषण एक तरह से आज के युग में ज्ञान विषय है। तो भाषा विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि संप्रेषण का विशेष महत्व है। हम इसी संप्रेषण के जरिए ही भाषा यानी कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति आसानी से कराते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि भाषा का विज्ञान, भाषा का विशिष्ट ज्ञान, यानी कि जो भाषा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही जी जी सर आ रही है। हेलो, हाँ जी सर आ रही है। अरे आप आ रही है तो शायद आप लोगों के यहाँ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तो मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि मैं अभी गांव में हूँ, घर में हूँ, तो हो सकता है मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन नेटवर्क तो बढ़िया बता रहा है। जी सर आवाज आ रही बट स्लो आ रही है सर, काफी धीमी आवाज है आपकी सर। एकदम धीमी, मैंने तो वॉल्यूम बढ़ा दिया है जैसा लगता है। रुकिए सर, ईयरफोन लगाने में भी काफी धीमी धीमी आवाज आ रही है। ऐसा क्या, मीडिया तो कॉल वॉल्यूम नहीं सर, तेज आ रही है आपके पास, आपके पास फुल तेज है सर। आवाज कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आवाज तो तेज ठीक है। है, वो बीच में कट रही है। हाँ सर, अब आवाज तेज आ रही है। जी 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 जी, आप लोगों की आवाज तो क्लियर है एकदम। जी हाँ जी सर, अब आवाज सही आ रही है आपकी। जी 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 हाँ हाँ, नेटवर्क कभी कभार इधर उधर थोड़ा जी नहीं, तेज तेज आ रही है, तेज आ रही है। इको हो रही है। जी सर, जी सर। इको नहीं होना चाहिए, आप लोग म्यूट कर लीजिए तो फिर ऑटोमेटिक वही बंद हो नहीं जाएगा। सर कुछ नहीं होगा है, आप बोलिए सर। हाँ, किसी किसी के फोन पे सर नेटवर्क इशू होगा ना, इस वजह से धीमी सुनाई दे रही हो। आवाज पूरा ठीक है सर। नो सर, और हो सकता है नेटवर्क नेटवर्क कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। हाँ, तो भारतीय चिंतकों ने भाषा विज्ञान को लेकर किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो भारतीय चिंतन की जब बात करते हैं तो हमारे सामने संस्कृत साहित्य आता है। संस्कृत क्योंकि भारतीय साहित्य की जननी है, भारतीय भाषा और साहित्य की जननी है,
तो संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ किस प्रकार से भाषा विज्ञान को, क्योंकि भाषा विज्ञान तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों की अवधारणा है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो भारतीय चिंतन क्या है? भाषा चिंतन। भाषा विज्ञान नहीं कहते, भाषा चिंतन कहते हैं भारतीय विद्वान। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा था, वो किस तरह से भाषा चिंतन प्रस्तुत करते हैं। तो जब भाषा चिंतन की बात आती है, भाषा की बात आती है, तो भाषा में हम लोग देखते क्या हैं? भाषा विज्ञान में 4 बातें प्रमुख रूप से होती हैं। एक ध्वनि विज्ञान, एक पद विज्ञान, एक वाक्य विज्ञान और एक अर्थ विज्ञान। इसे भारतीय चिंतकों ने क्या कहा है कि ध्वनि विचार, पद विचार, वाक्य विचार और अर्थ विचार। तो ये 4 बातें होती हैं। तो कुछ ध्वनियां होती हैं, उन ध्वनियों को मिलाकर के एक शब्द बनता है, उन शब्दों को मिलाकर के एक पद बनता है, पदबंध जिसको हम लोग कहते हैं, और उन पदबंधों को लेकर के एक वाक्य बनता है, और उस वाक्य का एक निश्चित अर्थ ध्वनित होता है। ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई पद जिसका कोई अर्थ ना हो, उस अर्थ इंगित ना होता हो या फिर अर्थ ध्वनित ना होता हो, उसे हम न तो वाक्य कह सकते हैं, न तो पद कह सकते हैं, न तो कोई शब्द कह सकते हैं। तो भाषा विज्ञान में प्रमुख रूप से ये 4 बातें होती हैं, ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। इन चारों को मिलाकर ही क्या होता है? भाषा विज्ञान या भाषा चिंतन अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। तो यहां देखेंगे कि भारतीय चिंतक किस तरह से इन चारों विषयों की चर्चा करते हैं। तो ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई एवं मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि क्या है? जैसे कि हम लोग ध्वनि का मतलब है आवाज, साउंड, आवाज निकल रही है, हम लोग जो बोल रहे हैं उसकी एक आवाज है ध्वनि। जैसे कि क, ख, ग, घ, ये जो स्वर और व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण अ से औ तक, क से क्ष तक व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं भावेल्स एंड कंसोनेंट्स। कंसोनेंट। तो ये क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अ, आ, तो क में हलंत लगाने से क, ख में हलंत लगाने से ख, ये ध्वनियां हैं। क, ख, ग, ये सब के सब ध्वनियां। तो वाक, सबसे पहले भारतीय चिंतक भाषा के लिए वाक शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक, वाक मतलब कथन, ध्वनि जिसको हम लोग कहेंगे कि जैसे कोई शब्द है, शब्द में कुछ ध्वनियां हैं, और ध्वनि स्वनिम जिसको हम लोग कहते भी हैं, स्वनिम या ध्वनि विज्ञान। तो संकल्पना, वाक की संकल्पना भारतीय चिंतक बड़ी विचित्र है। उनकी जो संकल्पना है, कहा जाता है क्योंकि भारतीय जो चिंतन है वह आध्यात्मिक है। हम लोग भौतिक पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, भगवान पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति हैं। कुछ भी होता है, हमें कुछ भी मुसीबत आती है, सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं, नहीं, उसके बाद डॉक्टर को। तो ये क्योंकि हम लोगों का जो थॉट है, हम लोगों की जो फीलिंग्स है, हम लोगों की जो सोच, हम लोगों की सोच वो क्या है? आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। पश्चिमी देशों में आप लोग जाएंगे, अमेरिका जैसा देश, वहां वो लोग भौतिक विज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते हैं, भौतिक पर विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक पर नहीं। तो हमारा अपना एक अलग चिंतन है। हम लोग वाक को ब्रह्म मानते हैं और कहते क्या है? जैसे कि संस्कृत भाषा को हम देवताओं की भाषा मानते, देव भाषा, और देवताओं द्वारा निर्मित मानते हैं। भाषा किसने बनाई?
हम लोग कहते हैं कि भाषा ईश्वर ने बनाई। अमेरिका के लोग ऐसा नहीं कहेंगे। तो ब्रह्म, वाक यानी कि भाषा ब्रह्म है। तो वाग वे विराट, वाग वे सरस्वती। तो ऋग्वेद जो हमारा वेद है, भारतीय शास्त्र, भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीनतम साहित्य हमारा वेद। 4 प्रकार के वेद और सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद और फिर साम, ये 4 प्रकार के जो वेद हैं, इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन मूल वेद ऋग्वेद है। उसमें ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं, उन संहिताओं में वाक को लेकर या भाषा चिंतन को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो किताबों में आप लोग उन सूत्रों को, उन संस्कृत के श्लोकों को आप लोग पढ़िएगा। एक बार मैं यहाँ पढ़ दूंगा तो न तो मेरी समझ में आएगा न तो आप लोग की समझ में, क्योंकि संस्कृत का मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ, हिंदी का विद्यार्थी हूँ। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है, भाषा चिंतन क्या है? चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मण में मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नैंगयति तुरियम वाचो मनुष्यः वदन्ति। तो ये संस्कृत का श्लोक है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये जो वाक है, ऋग्वेद में कहा गया, ये पदों या शब्दों का, ये इन वाक से, वाक का मतलब है कथन। मनुष्य जो बात कहता है वह ध्वनि, पद, वाक्य आदि को मिलाकर के अपने मन की बात प्रस्तुत करता है। इस मंत्र में विद्वानों द्वारा जानने योग्य 4 रूप बताए गए हैं। इसमें कहा क्या गया है कि मनुष्य जो बोल रहा है, मनुष्य की जो वाक शक्ति है वह ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वरीय शक्ति है। तो मनुष्य इन्हीं माध्यम से, चाहे भर्तृहरि हो, चाहे और कोई विद्वान हो, संस्कृत के महापंडित लोग, चाहे पाणिनि ही क्यों न हो, उन लोगों ने कई रूपों में वाक को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया और वाक को परिभाषित किया है। तो जो हम लोग कह रहे हैं, मुख से बाहर आने वाली भाषा ही मनुष्य की भाषा का एकमात्र रूप नहीं है। हम जो बोलते हैं, हमारे अंतर्मन में भी कुछ चल रहा होता है। जो हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, भाषा के माध्यम से किसी के सामने प्रकट तो करते हैं, लेकिन हमारे अंतर्मन में मन ही मन जो हम लोग कुछ सोचते हैं, वह भी एक तरह की वाक है, एक तरह की भाषा है, एक तरह का भाषा चिंतन है। तो इस तरह से भारतीय चिंतकों ने वाक को लेकर कई तरह के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि वाक क्या है। वाक एक तरह से एक ध्वनि है, एक तरह से एक पद है जो हमारे मुख से, हमारे अंतर्मन से होकर हमारे मुख के जरिए बाहर प्रकट होती है। तो भाषा प्रक्रिया में ब्रह्म है और उस ब्रह्म का मूल रूप वाक के रूप में है, ऐसा भारतीय चिंतकों का अपना मानना है। अब देखेंगे वाक्य क्या है। वाक, वाक से वाक्य बनता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ध्वनियों, पदों का समुच्चय ही वाक्य है। कुछ पद ध्वनियां जब एकत्रित होकर किसी एक निश्चित अर्थ को प्रकट करती हैं, तभी वह वाक्य कहलाती हैं। ऐसा कोई सेंटेंस जिसका कोई अर्थ न हो, हम उसको वाक्य के दायरे में नहीं रख सकते। तो यहां हम लोग देखेंगे जो वाक है उसको हम लोग शब्द कहेंगे, ध्वनि कहेंगे या फिर पद कहेंगे। इसे भी ब्रह्म माना जाता है, अर्थात शब्द ब्रह्म के समान अंतिम और मौलिक यथार्थ है, जिसके विवर्त या परिणाम के रूप में यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। तो शब्द, ध्वनियां, शब्द और फिर पदबंध किस प्रकार से वाक्य बनते हैं, इस विषय को लेकर विद्वानों ने अपने अपने विचार भी रखे हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी के या संस्कृत के भारतीय व्याकरण हैं, व्याकरण के रचनाकार हैं,
उनको कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण जो लिखता है उसको कहते हैं हम व्याकरण। तो ये जो भारतीय व्याकरण है, किस तरह से वो लोग भाषा विज्ञान को लेकर, भाषा को लेकर, भाषा विश्लेषण को लेकर के अपने अपने विचार वाक्य के जरिए, फिर वाक्य के जरिए प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। मूलतः 3 बातें होती हैं। राम रोटी खा रहा है, राम करता है, रोटी कर्म है, खा रहा है, क्रिया है। तो राम धीरे धीरे रोटी खा रहा है, ऐसा कहने लगेंगे तो धीरे धीरे वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर तो क्या होता है कि क्रिया है, क्रिया का फिर क्रिया विशेषण है, इसमें सर्वनाम भी प्रयोग होता है, इसमें भार्ब एडभार्ब की जगह एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं। वह लड़का सुंदर है, यदि कहेंगे कि सुंदर, सुंदर एक विशेषण है। बच्चा दूध पी रहा है, यह पीने की क्रिया है। तो मोहन खाना खा रहा है, खाने की क्रिया है। तो क्रिया की संकल्पना भारतीय चिंतकों ने वाक्य के बाद वाक्य के अंतर्गत क्रिया, क्योंकि क्रियते अनन इति क्रिया, जो कार्य को कराता है वाक्य के अंतर्गत क्रिया संपादित होती है। तो क्रिया कर्ता क्या करता है, क्रिया संपादित करता है, कर्मों को वह करता है। तो जैसे कि हम कहेंगे कि मोहन रोटी खा रहा है, मोहन करता है, वो कार्य को कर रहा है, लेकिन मोहन जो रोटी खा रहा है उस बात को अभिव्यक्त जब हम लोग करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे, और फिर उस बात को सामने वाले व्यक्ति तक कोई पूछ रहेगा यदि कि राम मोहन क्या कर रहा है, तो हम कहेंगे कि मोहन रोटी खा रहा है। तो जो भाषा का संप्रेषण यहाँ पे हो रहा है, कोई पूछ रहा है और उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वाक्य है और क्रिया जो संपादित हो रही है उसका भी यहाँ पे विशेष महत्व है। तो जब हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं, जब भाषा चिंतन है, उसके अंतर्गत काल हमें पता है। काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और अतीत काल। नहीं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 प्रकार के जो काल हैं, वो चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या फिर भविष्य काल हो। भविष्य काल सर। हाँ, भविष्य काल, इन तीनों कालों का प्रयोग भाषा के अंतर्गत या भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता ही है। ये सारी बातें हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं। तो वाक्य के प्रकार, तो जो वाक्य होता है, वाक्य हम लोगों ने पढ़ा है ग्रामर में, व्याकरण में हम लोग पढ़ कर आए हैं कि वाक्य सरल वाक्य, जटिल वाक्य, यौगिक वाक्य, रूढ़ यौगिक वाक्य, कई तरह के वाक्य के प्रकार होते हैं। फिर उसमें आकृति मूलक, संरचनात्मक, उसके भी कुछ प्रकार भेद होते हैं। लेकिन भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन जो है, उस भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन के अनुसार वाक्य के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वाक्य के अलग अलग प्रकार में भी जो हम लोग देखते हैं, भाषा का अलग अलग प्रयोग होता ही रहता है। तो वो कारक का प्रयोग जो करता है, जो क्रिया निष्पत्ति जिसके माध्यम से होती है, वह कारक कहलाता है। तो जो कार्य को करता है, कर्ता जिसके हम लोग कहते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ये जो कारक हैं, 7 प्रकार के कारक, इन कारकों की चर्चा भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत यानी कि भाषा चिंतन के अंतर्गत होती रहती है। तो कारक के भेद आप लोग पढ़िएगा इसको। कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, 7 कारक के भेद 8। नहीं, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और फिर संबोधन। इस तरह से
कारक के प्रकार हैं। संबंध कारक नहीं है? संबोध संबंध या संबोधन, जैसे जैसा भी कहें, संबंध संप्रदान में आ जाता है, संप्रदान अपादान। तो इस तरह से कारक हैं। इन कारकों की चर्चा भी भारतीय चिंतकों ने अपने अपनी दृष्टि से किया है, चर्चा की है। तो विभक्ति की चर्चा आपके कोर्स में नहीं है। जैसे कर्ता कारक के लिए ने विभक्ति, राम करता है, ने विभक्ति है। श्याम को रोटी खिलाई, राम ने श्याम को रोटी खिलाई। यदि ऐसा कहेंगे श्याम को, तो ये कर्म है श्याम, यहाँ पे को कर्म कारक, रोटी खिलाना क्रिया। तो इस तरह से एक वाक्य के अंतर्गत इन कारकों का इस्तेमाल होता है। राम और श्याम भाई हैं, संबंध है दोनों के बीच, संबंध कारक। पेड़ से फल गिर रहा है, रिश्ता टूट रहा है, नहीं, पेड़ से फल जमीन पर गिर रहा है, अपादान, रिश्ता टूट रहा है, संबंध टूट रहा है। अधिकरण, टेबिल पर किताबें रखी गई हैं, टेबिल अधिकरण। तो संबोधन, इस तरह से कारकों के प्रयोग होते हैं। तो भारतीय चिंतन के अंतर्गत, भारतीय भाषा चिंतन के अंतर्गत इन सारी बातों का जिक्र हुआ है। फिर ध्वनि विवेचन आता है यहाँ पे। तो ध्वनि, जैसा कि मैं बता रहा था कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि सबसे पहली मूल इकाई है। स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। तो इसको फिर स्वर ध्वनि को अलग अलग फिर कहा गया है। व्यंजन को जैसे स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, अयोगवाह, यम, दुष्पृष्ठ, मतलब उच्चारण किस तरह से, इन ध्वनियों का हम उच्चारण कैसे करते हैं। तो ध्वनियों का उच्चारण, जैसे कि स्वर ध्वनि, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, यहां तक जो है ये स्वर ध्वनियां हैं। फिर व्यंजन ध्वनियां शुरू हो जाती है क से लेकर के क्ष, त्र, ज्ञ तक। तो क, ख, ग, घ, व, ये जो ध्वनियां हैं, ये जो वर्ण हैं, तो ये क्या होता है, क, ख, ग, घ, व। तो इसको फिर क्या कहा जाता है, हाँ, व्यंजन ध्वनियां जो हैं, इसको फिर कहा जाता है अल्प प्राण, महाप्राण, सघर्ष, अघर्ष। जो ध्वनियां हैं, जो वर्ण हैं, उसके भी फिर अलग अलग अपने अपने प्रकार हुआ करते हैं। तो क अल्प प्राण है, ख जोड़ दे रहे हैं हम, ख, वो महाप्राण ध्वनि हो जाती है। ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, व अनुनासिक ध्वनियां। तो फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, न्य। तो व, न्य, अण, न, ये सब के सब अनुनासिक ध्वनियां हैं। नासिका के इस्तेमाल से उस ध्वनि का उच्चारण हो पाता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं सघर्ष और अघर्ष ध्वनियां हुआ करती हैं। तो क, ख, सघर्ष, उसके बाद बाकी अघर्ष, ऐसा कुछ उसका अपना नियम होता है ध्वनियां निर्धारण करने का। तो ये ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि आती है, ध्वनि विचार आता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, इनकी चर्चा होती है कि ध्वनि चिंतन या ध्वनि विचार किस तरह से होता है, हम उसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये भारतीय भाषा चिंतन। ध्वनि के बाद हमारे पद आते हैं या रूप विज्ञान, इसको हम लोग कहते हैं रूप विचार। वाक और ध्वनि, हाँ सर वाक और ध्वनि एक ही होती है ना? जी। वाक माने जो कहना है हमें, जो अपने मन की बात प्रकट। वम्य का क में हलंत रहता है। हाँ, क में हलंत लगा देने से क, वो क्या है, ध्वनि है या फिर स्वनिम। आगे चलकर हम लोग देखेंगे स्वनिम क्या है। स्वनिम भी ध्वनि का एक रूप है। तो जब हम रूप विज्ञान पर आते हैं, पद विचार पर जब हम लोग आते हैं, हेलो
अपन टच हेलो, आप लोगों की तरफ से कोई आवाज डिस्टरबेंस? हाँ, अब जी क्लियर है। जी सर, हाँ क्लियर है तो, सर। हाँ जी, तो पद की जब बात करते हैं, जैसा कि ध्वनि ध्वनि की बात हुई, तो ध्वनियों को मिलाकर, कुछ ध्वनियों को मिलाकर के हम लोग शब्द बनाते हैं, और उन शब्दों को मिलाकर के हम लोग पद बनाते हैं, पदबंध जिसको हम लोग कहेंगे। तो जैसा कि हम लोग कोई वाक्य कहते हैं कि भारतीय चिंतन में संस्कृत साहित्य का विशेष महत्व है, ये जो सेंटेंस है कि भारतीय चिंतन में, भारतीय भाषा चिंतन में संस्कृत साहित्य का विशेष महत्व है, ये जो इसमें क्या है, देखिए इन बातों में कुछ पद आ रहे हैं। भारतीय भाषा चिंतन में जब शब्दों के साथ विभक्तियां जुड़ जाती हैं, शब्दों के साथ जब विभक्ति का मेल हो जाता है, और या फिर कुछ कई शब्द मिलकर के जो पद बनते हैं, वो पद विज्ञान के अंतर्गत आता है। और कई पद जब एक साथ मिल जाते हैं और एक अर्थ। पूजा म्यूट करो, पूजा आवाज आ रही है, पूजा म्यूट हाँ, करो। कहीं से एक आवाज आ रही है, जरा पूजा म्यूट कर कुमारी लीजिए। म्यूट करो। तो वो पद कहलाता है। तो भारतीय भारतीय चिंतन में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, पद विचार को लेकर, फिर पद विचार के बाद फिर वाक्य विचार आता है कि वाक्य किस प्रकार से बनता है, और कितने प्रकार के वाक्य हैं, और उन वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार से भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है, आदि सारी बातें हम लोग देखते हैं कि भाषा, भारतीय भाषा चिंतन के अंतर्गत होता ही रहता है। तो ये भारतीय भाषा चिंतन है। इसको आप लोगों को डिटेल में जाकर के पढ़ना है और देखना है कि वाक से लेकर के वाक्य तक जो बीच में ध्वनियां आती हैं, पद आते हैं, और वाक्य के रूप में फिर वो रूपांतरित होते हैं। और इस तरह से पाणिनि के अष्टाध्यायी में, उसके बाद पतंजलि भी बीच में आते हैं, और एक भारतीय चिंतक हैं जिनकी चर्चा भी अक्सर हुआ करती है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये भारतीय भाषा चिंतक, संस्कृत के जो भाषा चिंतक हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और आधुनिक भाषा चिंतकों में हमारे जो भोलाराम तिवारी जी आते हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी आते हैं, उसके बाद और बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने भाषा विज्ञान को लेकर, भाषा को लेकर के अपने अपने विचार, अपने अपने चिंतन प्रस्तुत किए हैं। तो अब तीसरी इकाई, भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा। सर एक क्वेश्चन था। जी सर एक बोलिए। क्वेश्चन था, क्रिया की संकल्पनाएं क्या होगा हाँ, इसका? क्रिया की संकल्पनाएं किस तरह क्रिया से? की संकल्पनाएं। जी। तो जैसे कि हम जी एक वाक्य में देखते हैं कि क्रिया क्या है, तो वाक्य में क्रिया किसी कार्य को संपन्न करती है। तो क्रिया की संकल्पना वाक्य में या भाषा में, जैसे भाषा चिंतन में, भारतीय भाषा चिंतन में क्रिया का क्या महत्व है, क्रिया की संकल्पना किस तरह से निश्चित कर पाते हैं हम लोग। तो यह है क्रिया की संकल्पना, क्या महत्व है। क्रिया संकल्पना का मतलब है कि एक वाक्य में जैसा कि कर्ता है, जैसा कि कर्म है, जैसा कि क्रिया है, क्रिया विशेषण है, इसका महत्व क्या है। और एक वाक्य में तो सर उसका क्रिया के बारे में भेद जी देना होगा, उसका सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये सब लिखना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन का आंसर सर? नहीं, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिया संकल्पना में ये भी क्वेश्चन आ गया। तो क्रिया के भेद क्या है, क्रिया का महत्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कितने प्रकार के हैं, जो भी है उसको आप लोगों को लिखना होगा। और देखिएगा उसमें डिटेल में है, बुक में है। तो जी सर उसमें केवल उदाहरण दिया हुआ है, उसमें तो ऐसा
हाँ 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 कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैं पूछी। हाँ, नहीं, ठीक 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 किया आपने। तो वैसे भारतीय चिंतन, भाषा चिंतन, भारतीय भाषा चिंतन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों का जो आएगा। और जी हाँ, क्रिया को लेकर के खास कोई टिप्पणी आ जाए बात अलग है, अदरवाइज कोई जी ऐसा सर, क्वेश्चन आया है सर, हम्म। क्वेश्चन आया है सर इसलिए मैं पूछी। सर इससे अच्छा, रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर क्या क्या आ सकते हैं इस चैप्टर से? क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में हर हर एक इकाई के लास्ट में जो आप लोग देखते हैं क्वेश्चंस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सर जून जो 2018 में आया है सर, क्रिया की हाँ हाँ, संकल्पनाएं पर प्रकाश डालें। जी 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 है जरूर, क्योंकि सर एक इग्नू, मिनट सर, हाँ सर कुछ पूछना था। जी, पूछिए सर पूछिए। पद पद और वाक्य एक ही चीज है? हाँ, नहीं, पदों को मिलाकर वाक्य बनता है, एक ही बात है। जैसे कि अ, कुछ पद हैं, जैसे कि मैंने बताया जी सर। कुछ ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को लेकर एक शब्द बना, जैसे कलम, कलम, क ल म, तीन ध्वनियां हैं, तीन ध्वनियों को मिलाकर के एक शब्द बना कलम। तो राम कलम से लिख रहा है, तो राम कलम से लिख रहा है जो है, राम एक शब्द है, कलम एक शब्द है एक शब्द है, लिख एक शब्द है, रहा एक शब्द है एक शब्द है। तो इनको मिलाकर के देखिए, राम कलम से, फिर लिख रहा है, जैसे कि हम फ्रेज, अंग्रेजी में फ्रेज बनते कहते फ्रेज, यानी कि पद बंध जिसको हम लोग कहते हैं। तो राम कलम से एक पद हो गया, लिख रहा है एक पद हो गया, तो इन दोनों पदों को मिलाकर के एक वाक्य बन गया कि राम कलम से लिख रहा है। तो स्वनिम या ध्वनि, कलम, रा म, र में हलंत र, धन आ, बराबर रा हो रहा है, म, म में हलंत धन धन अ, म, तो अ और म में हलंत लगाओगे धन अ, बराबर म, होगा कि नहीं? तो ये ध्वनि है। अ एक ध्वनि है, जैसे कि मैंने कहा कि क में हलंत धन अ, तो क में हलंत एक ध्वनि है, अ एक ध्वनि है, उन दोनों को मिलाकर के बना है क, वर्ण बना। इसे यहाँ पे क एक व्यंजन वर्ण है, अ एक स्वर वर्ण है। तो ये ध्वनि भाषा विज्ञान की सबसे छोटी एवं मूल इकाई है। इसी इकाई से भाषा विज्ञान का स्वरूप निर्मित होता है। तो ध्वनि सबसे पहले, उसके बाद फिर पद, पद यानी कि रूप विज्ञान उसको कहते हैं, और रूप विज्ञान के अंतर्गत आते हैं शब्द और पद, दोनों आते हैं, और फिर आता है वाक्य विज्ञान, और फिर लास्ट में आता है अर्थ विज्ञान, उसका एक अर्थ निकलता है। तो भारतीय भाषा विज्ञान के बाद हम लोग आएंगे भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा, यानी कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी साहित्य में किस तरह से भाषा विज्ञान को लेकर वहाँ के भाषा वैज्ञानिकों का अपना एक अलग चिंतन किया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भाषा विज्ञान की अवधारणा वहाँ हुई, हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुई। हम लोगों ने व्याकरण बनाया, व्याकरण हम लोगों ने लिखा, तब उन लोगों ने क्या लिखा, भाषा विज्ञान लिखा। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक की रचना उन लोगों ने की। तो पाश्चात्य भाषा विज्ञान क्या है, यहां हम उसी की चर्चा करेंगे। तो यहां पे देखिए कि भाषा विज्ञान का सूत्रपात जिस तरह से वहां पश्चिमी देशों पर 18वीं या 19वीं शताब्दी में सबसे पहले वहां पे हुई, और 1783 में, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब कायम हुई हिंदुस्तान में, उसका केंद्र कलकत्ता, कोलकाता, आज का कोलकाता बना। और जैसे कि प्राचीन भारत की राजधानी अंग्रेजों के जमाने में कभी कोलकाता हुआ करती थी, और वहां उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अभी कहाँ है, दिल्ली में।
सुप्रीम कोर्ट पहले वो कोलकाता में अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करती थी। तो 1783 में सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज अधिकारी उस न्यायालय में जज के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी के उद्देश्य से बड़ी कठिनाइयों का और पंडितों के विरोध का सामना करते हुए संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। तो सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज अधिकारी हिंदुस्तान में आता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उसकी नियुक्ति होती है। और संस्कृत, क्योंकि 1783 की जब बात करें उस दौर में तो भारतवर्ष में संस्कृत का ही प्राधान्य था, संस्कृत ही मानक भाषा थी। तो जब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, तो भारतीय पंडितों ने उसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप सर विलियम जोन्स ने क्या किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। यह अध्ययन भाषा विज्ञान के सूत्रपात का एक आधार भी बना। उन्होंने देखा कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में ध्वनि, शब्दावली और रूप रचना की दृष्टि से बहुत साम्य है। तो विलियम जोन्स ने जब संस्कृत भाषा सीखी तब उन्होंने देखा कि जो संस्कृत, लैटिन और ग्रीक विश्व की 3 प्रमुख भाषाएं, अंग्रेजी तो बाद में आई, उससे पहले लैटिन और ग्रीस जो देश है, इसको हम लोग यूनान कहते हैं। आप लोग भारतीय भाषा शास्त्र में पढ़कर आए होंगे कि सबसे पहले विश्व में यदि कहीं भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र का सूत्रपात हुआ तो वह है ग्रीस। प्लेटो आया सबसे पहले, होमर आए वहां पे, नहीं तो होमर के बाद प्लेटो, तो अरस्तु, लोंजाइनस आदि भाषा चिंतक, साहित्य चिंतक वहां प्रादुर्भूत हुए। तो ग्रीक, लैटिन और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं की ध्वनि में, शब्दावली में और रूप संरचना में, तीनों में बहुत साम्य है। पहली बार विलियम जोन्स ने देखा और उन्होंने कहा कि विश्व की तमाम जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं के बीच में कनेक्शन है, एक संबंध है। और ये तय किया गया कि विश्व की सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो 19वीं शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन ने जोर पकड़ा और विद्वानों ने संसार की समस्त भाषाओं का अध्ययन कर उन्हें अलग अलग भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया 19वीं शताब्दी में। तो 1786 में विलियम जोन्स का जब ध्यान आया, उन्होंने देखा कि तमाम भाषाओं की जो ध्वनियां हैं उसमें जो धातु है, उसमें जो प्रत्यय लगे हुए हैं, क्योंकि एक शब्द जो है, आप लोगों को पता होगा, एक शब्द जैसे कि संस्कृत या संस्कृति शब्द में मूल धातु है और कुछ प्रत्यय हैं। तो संस्कृत शब्द में, संस्कृति में क्या होता है कि कुछ धातु और कुछ प्रत्यय जुड़कर एक शब्द बनते हैं। भाष धातु में 3 प्रत्यय के योग से भाषा बनती है, शब्द बनता है एक। तो धातु और प्रत्यय में भी समानता है। ऐसा विलियम जोन्स ने अनुभव किया। और फिर 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से लेकर के 1900 का जो समय है, इसी समय तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर किया गया भाषा को कि लैटिन, ग्रीक और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं के बीच, संस्कृत भाषाओं के बीच क्या अंतर या क्या संबंध है। उनके अंतर संबंधों को लेकर के कंपैरेटिव स्टडी की गई, तुलनात्मक अध्ययन किया गया। और इसीलिए पाश्चात्य भाषा विज्ञान में सबसे पहले तुलनात्मक भाषा विज्ञान का स्थान आता है। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक, कंपेयर किया उन विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत और लैटिन को लेकर, संस्कृत और ग्रीक भाषा को लेकर, या फिर संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को लेकर, संस्कृत और स्पेनिश भाषा को लेकर,
तमाम भाषाओं को लेकर के उन्होंने तुलनात्मक एक कंपैरेटिव स्टडी की शुरुआत की। तो विश्व की तमाम भाषाएं, उन भाषाओं को लेकर जो तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत हुई, अलग अलग शब्द के प्रयोग होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि संस्कृत में कहते अद्य, अद्य को हम हिंदी में बोलते हैं आज। संध्या, संध्या को कहेंगे आज की तारीख में हम शाम या सांझ। विद्युत, विद्युत आज हम लोग नहीं कहते, क्योंकि संस्कृत का शब्द विद्युत को अब हम लोग कहेंगे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक अंग्रेजी में। तो समय के साथ साथ भाषा भी परिवर्तित होती है, हम सब जानते हैं। कबीरदास ने कहा कि भाषा बहता नीर है। हिंदी भाषा को लेकर के उन्होंने कहा हिंदी भाषा बहता हुआ जल है, नदी का जल है, जबकि संस्कृत गिरा हुआ पानी, कुएं का पानी है। ऐसा उन्होंने संस्कृत को लेकर के कहा, लेकिन हमारे मन में ऐसे विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी जननी है, समस्त भारतीय भाषाओं की मूल जननी है। वहीं से तमाम सारी भाषाएं विकसित एवं समृद्ध हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस, एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच में जो संबंध है, हिंदी पंजाबी, कुछ शब्द यहाँ पे यदि आप लोग के पास किताब होगी तो उसमें आप लोग देखोगे कि साथ, उसमें अलग अलग भाषाओं में शब्द का रूप कैसे बदल जाता है। जैसा कि हम लोग कहेंगे हिंदी में सात, उड़िया में भी हम सातो, सात ही कहेंगे, पंजाबी में सत, अंग्रेजी में सेवन। रूप में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। एक भाषा जब दूसरी भाषा में चली जाती है, एक शब्द कोई दूसरी भाषा में चला गया तो उसका रूप बंद बदल जाएगा, उसकी ध्वनि अलग हो जाएगी, उच्चारण अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी को हम लोग उड़िया वाले कहते हैं कॉलेज, हिंदी वाले कॉलेज को क्या कहते हैं? कॉलेज, कॉलेज। तो रूप बदल गया, ध्वनि बदल गई, हम लोग कहेंगे नॉलेज हिंदी वाले, उड़िया में हम लोग कहेंगे नॉलेज, कहेंगे कि जैसे कि हम लोग कहते हैं शॉर्ट शर्ट, आजकल बच्चे जो पहनते हैं शॉर्ट शर्ट, हिंदी वाले कहेंगे शार्ट शॉर्ट, छोटा कुर्ता शार्ट शॉर्ट, हम लोग कहेंगे शॉर्ट शर्ट, कहेंगे कि नहीं। तो इस तरह से जब भाषा बदलती है तो भाषा के बदलाव के साथ साथ उसकी ध्वनि, उसका रूप, सब कुछ बदल जाता है। तो यही बात भाषा वैज्ञानिक भी करते हैं। तो आप देखेंगे भाषाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो पूरे विश्व की जितनी भाषाएं हैं, पूरे विश्व में कुल कितने देशों की संख्या है कॉन्फर्मली हम लोग नहीं बता सकते, नहीं, 189, 189 के आसपास देश हैं पूरे विश्व में, ऐसा लगता है हमें। तो या 139 यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो देशों की संख्या है, जिन लोगों ने वहाँ की सदस्यता ली है, शायद उसकी संख्या 139 या 100 ऐसा कुछ है। तो विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसा कि हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष की अपनी भाषा हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। चीन की राष्ट्रभाषा क्या है जानते हो? पता है आप लोगों को चीन की राष्ट्रभाषा क्या है? नहीं सर। नो सर। मंदारिन। वहाँ चीनी भाषा नहीं, मंदारिन वहाँ की जो भाषा है, मंदारिन भाषा। जापान की जापानी। तो जैसे अलग अलग भाषाएं, जैसे कि हम जाएंगे केरल, केरल राज्य है एक छोटा सा राज्य, केरल राज्य की तेलुगु नहीं, तेलुगु नहीं,
केरल कन्नड़ा की है सर। नहीं नहीं, मलयालम। केरल जाएंगे तो केरल की जो उनकी अपनी प्रादेशिक भाषा है उसको कहते हैं मलयालम। तमिलनाडु जाएंगे कि तमिल, आंध्र प्रदेश जाएंगे तेलुगु, कर्नाटक जाएंगे कन्नड़, नहीं, आसाम जाएंगे असमी उनकी भाषा। तो इस तरह से अपनी अपनी भाषाएं, पंजाब जाएंगे पंजाबी, कश्मीर जाएंगे कश्मीरी, डोंगरी वहाँ उनकी अपनी भाषा। तो महाराष्ट्र जाएंगे तमिल, सर ये मराठी। तो अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो बंगाल जाएंगे बंगाली, नहीं, तो इनकी भाषाओं के बीच तालमेल है। और पूरे विश्व में जितनी सारी भाषाएं हैं उन तमाम भाषाओं को कुल मिलाकर 10 परिवारों में बांटा गया है। भारतीय भाषा परिवार, तो भाषा परिवार, लैंग्वेज फैमिली बनाई गई है। तो एक भारतीय भारत और यूरोपीय दोनों को मिलाकर के बना है भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय, इन दोनों को लेकर के भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें यूरोपियन, भारत ईरानी आदि भाषाएं आती हैं। तो इस तरह से भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य भाषा विज्ञान में किस तरह से अलग अलग रूपों में किस प्रकार से पूरे विश्व की भाषाओं को, वैश्विक स्तर पर तमाम भाषाओं को कुल मिलाकर कितने 10 परिवारों में बांटा गया है। तो हामी सामी, आस्ट्रिक, फिर अलग अलग भारोपीय, फिर और अलग अलग देशों के हिसाब से भौगोलिक दृष्टि से लेकर, परिवेश को लेकर, अलग अलग चिंतन प्रक्रिया को लेकर के, भाषा चिंतन को लेकर के पूरे विश्व की तमाम भाषाओं को 10 परिवारों में बांटा गया है। तो इसमें तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन तमाम भाषाओं की तुलना की जाती है और उनका जो संरचनात्मक स्वरूप है उस संरचनात्मक स्वरूप पर चिंतन तथा मनन की जाती है। तो 10-15 हो रहे हैं। सर आप उड़ीसा से हैं? जी 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 सर, उड़ीसा में कहाँ से सर? बरगढ़, भुक्ता, बरगढ़ जिला। और भुक्ता एक इलाका है, एक अंचल है, 12 पहाड़ नदी, देवरीगढ़ जिसको कहते हैं। देवरीगढ़ से इधर 12 पहाड़ जंगल पार करके हम लोगों का अंचल है। जंगली, उतना जंगली तो नहीं है जी सर, लेकिन बरगढ़ से यदि आप लोग आएंगे तो एक पहाड़ आप लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। जी सर, हम लोग राजगांगपुर में रहते हैं। राजगांगपुर, अच्छा जी सर, राजगांगपुर तो हाँ दूर है हमारे दूर यहाँ है से। बरगढ़ से। अच्छा बरगढ़ से सर आज राजगांग। आपकी ये प्रथम क्लास है? सर जी दूसरी क्लास है सर की। भारतीय भाषा परिवार 10 परिवार में बांटा। हेलो सर प्रथम क्लास है आपकी? दूसरी क्लास? कल दूसरी क्लास, कल हम लोग लगभग 40-45 मिनट कल हम लोगों ने क्लास लिया था। इंट्रोडक्शन क्लास पर था। हाँ वह लगभग एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था, मान कर चलिए। जी सर भारतीय भाषा परिवार 10 परिवार में बांटा गया बोले, वो बुक में नहीं है सर? नहीं, बुक में होगा, देखिएगा पूरे विश्व की भाषाओं को, पूरे विश्व की जितनी सर है सर 9 लिखा है बुक में। हाँ 9 है, 9 लिखा है बुक में, 9 लिखा है। हाँ 9 होगा, एक छूट गया होगा, कुल मिलाकर 10। अच्छा ठीक, आपकी 9 से 10 मिलेगी ना सर? जी जी जी, तो आप 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि बाकी और भी क्लासेस रहती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए फिर और भी क्लासेस करनी होती है। जी 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 जी, तो 10 तो ऐसा करते हैं, आज क्लोज कर देते हैं। कल 9 बजे आप लोग फिर से जुड़िए और देखते हैं हम लोग 22 तारीख तक दोनों पेपर को कवर कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं। सर नहीं तो फिर टॉपिक मतलब आप क्लियर करते जाओ सर, बाकी सारे हो जाएंगे। हाँ मेन पॉइंट को क्लियर हो गया सर? जी
आज संप्रेषण में पूरा क्लियर हो गया, जबकि आप हाँ शुरू करें तो आज हो हाँ गई ये जी जी जी। तो बात आप लोगों की समझ में आ गई तो आप लोग आराम से उसको लिख सकते हैं। और जी यदि सर, आ गई। क्योंकि ये भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान में बात समझ में आनी चाहिए। यदि आप लोग समझ नहीं पाएंगे विषय को तो बार बार चाहे कितनी बार आप लोग पढ़िए, आप लोगों जी जी के दिमाग में उतरेगी नहीं वो बात। इसलिए समझना सबसे जरूरी बात है। और रही और कौन सा सब्जेक्ट का आप क्लास ले रहे हो सर? मैं इसके बाद ये भाषा विज्ञान के बाद मेरा MHD 15 है शायद, उसमें हिंदी उपन्यास। सर सर हाँ सर, प्रेमचंद हम लोग भी हैं उसमें। प्रेमचंद कितना वाला बजे से उपन्यास। होगी सर? कितना वो भी बजे इसी से होगी समय आपकी क्लास? 9 से 10। 9 से 10 स्टार्ट होगी सर? काउंसलिंग शेड्यूल में क्लास का सब कुछ डिटेल से देख लीजिए। हाँ, उसमें जो आप लोग के पास आप लोग के पास जो भेजा ये कंटिन्यू चलेगा। ये 22 तारीख तक सिस्टम है। ठीक है सर। 22 तारीख तक कंटिन्यू है। उसके बाद यदि कुछ बच भी गया तो उसको हम लोग आगे भी खींच सकते हैं। टॉपिक क्या रहेगा सर? कल का सर टॉपिक कल का रहेगा टॉपिक क्या रहेगा? ये इकाई भारतीय 4 भाषा चिंतन। सर, कल इकाई 4 इकाई पढ़ेंगे। 4 और 5 को आप लोग देख लीजिएगा जी। अटेंडेंस का क्या सिस्टम है सर? अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। सर मैसेज में एनरोलमेंट नंबर लिख देते हैं। हाँ, ऐसा आप लोगों के लिए कोई कंपलसरी है या नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। सर क्योंकि विजय सर बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में सर बोले थे। हाँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में, हो रहा है ना इसका? हाँ चैट बॉक्स है ना, इसीलिए आप उसमें अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर आप लोग ये कर दीजिए, उसमें पोस्ट कर दीजिए तो आ जाएगा वो। जी सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए एनरोलमेंट हाँ डालना भी जरूरी है। जी जी जी, एनरोलमेंट नंबर प्लस नेम आप लोग लिख करके, क्योंकि आज आप लोग 40 42 43 के आसपास स्टूडेंट हैं तो। सर नहीं सर, 53 तक थे, सब अब लेफ्ट हो गए अभी। ओहो, ऐसा हुआ क्या? जी अच्छा सर। 60 थे हाँ, सर, हाँ। धीरे लेफ्ट हो गए सर। 60 हो गया था। अच्छा अच्छा हाँ जी, ठीक 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 ठीक। 10 बजे के बाद हो सकता है कोई एम्प्लॉय भी रहते हैं, कहीं किसी को जाना भी होता है जी। जी सर। तो कोई बात, ये तो जस्ट इंटरेक्शन है तो खाली जितना जुड़ पाते हैं देखते हैं, अच्छा है तो बाकी। हेलो हाँ जी सर, एक बात पूछनी थी, जैसे कि MSD 15 का इसमें शेड्यूल दे रखा है, तो बाकी भी जो उपन्यास के कोड है उनकी क्लासेस कब होंगी सर?